हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दोबारा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर यूपी टीजीटी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 2011 को। तो गाइस बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। एक और चीज़ है गाइज, इस जो 2011 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें 2 अनसीन पैसेज भी दिए हुए थे। तो गाइज उनको मैंने पहले से ही ऑलरेडी उनकी वीडियोस बना करके अलग से मैं डाल चुकी हूँ, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपके टाइम को ज़्यादा नहीं लूँगी गाइज, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, और ये बहुत ही प्रीसियस होता है। आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि हम एक्स्ट्रा बातें करें यहाँ पर, ठीक है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं हर वीडियो को ऐसे ही बनाती हूँ, स्पीड में बनाती हूँ गाइस, और पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। एक मिनट। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन 9 to 18। यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स हमें करने हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 है, बीज डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंस कलर्स बट आर ऑल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो यहाँ पर क्या आएगा गाइस? ये जो हमारा सेंटेंस है नॉट ओनली बट ऑल्सो के स्ट्रक्चर पर आधारित है गाइस, और ये कोरिलेटिव कंजक्शन इसको कहा जाता है। कौन सा कंजक्शन होता है ये? कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन होता है गाइज, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी। बीज नॉट ओनली डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंस फॉर डिफरेंस कलर बट आर ऑल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट। तो इसका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुपिटर द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अब यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है गाइज, और जो जुपिटर है ये सिंगुलर नाउन है, तो अकॉर्डिंग दैट हमें इसका यूज यहाँ पर परफेक्ट लगता है, ठीक है। ऑल दो विच और बीइंग का यूज यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हेन शुगर डैश टू यीस्ट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर जब शुगर यीस्ट में ऐड की जाती है तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इज एडिड का जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम कैन बी डैश दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो ये इसका राइट हो जाएगा, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम कैन बी नो ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। लेस ग्रेटर, नॉट द ग्रेटर, और नथिंग एज ग्रेटर एज तो आएगा नहीं, क्योंकि एज के स्ट्रक्चर पर नहीं है ये सेंटेंस। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम कैन बी नो ग्रेटर देन के स्ट्रक्चर पर आधारित है, तो दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एट एग्रीकल्चरल स्टेशंस मैनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्राउंड। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडर, ठीक है गाइस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर वेरियस कंडीशन, ठीक है। एट एग्रीकल्चर स्टेशन मैनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्राउंड अंडर वेरियस कंडीशन के अंडर ग्राउंड किया जाता है, ठीक है। और ये अंडरनेथ, ब्लोअर, बिनेथ, ये सभी रॉन्ग हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूमेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन है आपके पास ऑन रिएक्टिंग विद, तो आएगा नहीं इसमें नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्टिंग विद आएगा कॉपर के साथ। जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूमेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड इज थॉट एज ए फैक्टर इन हार्ट डिजीज। मतलब जो डेयरी फूड में सैचुरेटेड फैट होता है, तो ऐसा विचार है उसके बारे में कि ये क्या है, टू बी ए फैक्टर इन हार्ट डिजीज। तो ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, टू बी।
ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड increasingly in industry as they can work on large job faster and more precise and क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपके पास है 4 ऑप्शन, डोंट एज इजिली टायर, या डोंट टायर मोर इजिली, या डोंट टायर इजिली। तो इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, डू नॉट टायर इजिली। जो रोबोट हैं वो इजिली टायर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सोइल, डैश न्यूट्रिएंट्स आर एडिड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर विदाउट एनी सोइल एज लॉन्ग एज न्यूट्रिएंट्स आर एडिड। बिना किसी सॉइल के बहुत सारे प्लांट्स पानी में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्रो कर सकते हैं, है ना, एज लॉन्ग एज न्यूट्रिशन आर एडिड। ठीक है, तो ये एज लॉन्ग एज पर आधारित है गाइज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैनेजमेंट डैश एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैन बी डिफाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, कैन बी डिफाइंड आएगा इसमें। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। जो मैनेजमेंट है वो डिफाइन कर सकता है एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द वन अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज दैट मस्ट बी चेंज इन ऑर्डर फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्टेड। 19 to 26 तक यहाँ पर जो है हमें अंडरलाइन वर्ड को आइडेंटिफाई करके और सेंटेंस को करेक्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है इनमें। ठीक है, ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग वी स्टिल एंजॉय टू स्टडी लैंग्वेज। तो कौन से ऑप्शन में मिस्टेक है सेंटेंस के अंदर, ये फाइंड आउट करना है हमें गाइस, करेक्ट करना है सेंटेंस को। तो ऑल्दो वी आर, ये तो ठीक है, ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग, बहुत समय तक हम जवान नहीं रहते, तो वी स्टिल एंजॉय, तो हमें हमेशा क्या एंजॉय करना चाहिए? स्टडिंग, टू स्टडिंग, एंजॉय। एंजॉय के बाद जो है गाइस क्या आता है? वी स्टिल एंजॉय टू स्टडिंग। यहाँ पर आईएनजी का यूज होगा। ठीक है, इसमें स्टडिंग की जगह एंजॉय के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। तो इसका ना ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग है और इसको हमें करेक्ट करना है गाइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो स्टडी की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर टू स्टडी की जगह हो जाएगा स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द 1920s साइंटिस्ट यूज्ड टू थिंक एंड इमोबिलाइज्ड मसल्स वुड बिकम वीकर। तो इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है? बिफोर द 1920s साइंटिस्ट यूज्ड टू थिंक। अब यहाँ देखिए ये सेंटेंस पास्ट का है। ठीक है, तो पास्ट के सेंटेंस में क्या होता है कि पास्ट के सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग होता है, यूज का नहीं, यूज टू का। ठीक है, तो ये यूज जो बी है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो इसकी जगह हो जाएगा यूज्ड टू। ठीक है, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट हैज ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड। ठीक है, ये देखिए, न्यूक्लियर वेस्ट हैज ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स व्हाट आर सब्जेक्ट टू। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है इसका, व्हाट आर की जगह क्या हो जाएगा? आर की जगह इज का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट जो है न्यूक्लियर वेस्ट, ये सिंगुलर नंबर है। न्यूक्लियर वेस्ट क्या है? सिंगुलर नंबर है। देखिए, न्यूक्लियर वेस्ट सिंगुलर नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इज का यूज़ करेंगे, आर की जगह क्या करेंगे? इज कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर वेस्ट हैज ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम व्हाट इज सब्जेक्ट टू रेस्ट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द इम्यून सिस्टम इज द
बॉडीज, अब देखिए बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस, ठीक है। तो यहाँ पर किस पार्ट में मिस्टेक लग रही है आपको? द इम्यून सिस्टम तक तो ठीक है, इज द ये भी सही है, बी जो है यहाँ पर बी रोंग है, बॉडीज, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक बॉडी की के इम्यून सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा BODY बॉडी, ठीक है, बॉडीज की जगह, तो यहाँ पर गलती है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ओरिजिनेट इन यूथोपिया कॉफ़ी was drunk in the Arab world before it came to Europe। तो यहाँ पर जो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही है यहाँ पर जो मिस्टेक कर रहा है गाइस, इसमें मिस्टेक है यहाँ पर। ओरिजिनेट इन यूरोप कॉफ़ी वाज ड्रंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर इट केम टू यूरोप। तो यहाँ पर ओरिजिनेटेड इन यूथोपिया, तो ये ओरिजिनेटेड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर TED यहाँ पर लग जाएगा, सेकंड फॉर्म होगी इसकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्स्टर्डम इज ए टाउन हु आ गया अभी हम, हु इज समटाइम रेफर टू एज द वेनिस ऑफ नॉर्थन यूरोप बिकॉज ऑफ इट्स कैनल्स। तो यहाँ पर कहाँ मिस्टेक नज़र आ रही है? एम्स्टर्डम इज ए टाउन, क्योंकि एम्स्टर्डम क्या है? एक टाउन है, किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं है ना। तो यहाँ पर एम्स्टर्डम एक प्लेस है और उसके लिए हम हु की जगह, ठीक है, हु की जगह क्या यूज़ करेंगे? विच का यूज करेंगे, WHICH, विच का यूज हो जाएगा हु की जगह। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा फिर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द सी वास्प रिलीज ए पॉइजन दैट kills a person in 3 minutes। The sea wasp releases a poison, एक पॉइजन। तो यहाँ पर सी वास्प के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम रिलीजेज ए पॉइजन दैट किल्स ए पर्सन इन 3 मिनट्स, जो एक पर्सन को 3 मिनट में क्या कर देती है? मार देती है, ठीक है, इन 3 मिनट्स। यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। द सी वास्प रिलीजेज ए पॉइजन दैट किल्स ए पर्सन इन 3 मिनट्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस कॉमेट अप्रोचेस द अर्थ क्लोज टू बी विजिबल एवरी 75 ईयर्स। तो इसमें कहाँ पर मिस्टेक है? तो ये हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लोज की जगह क्या हो जाएगा? हैलीज कॉमेट अप्रोचेस द अर्थ क्लोजेस्ट टू बी विजिबल एवरी 75 ईयर्स, यानी कि ये जो हैबिचुअल जो सेंटेंस होते हैं गाइस, यहाँ पर एसएस के नियम पर आधारित सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के नियम पर ये आधारित है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्लोजेस का प्रयोग, यानी कि वर्ब में ES या S यूज करते हैं हम, तो यहाँ पर S इसमें यूज हो जाएगा, क्लोजेस हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ यूथेनेसिया इज। तो यूथेनेसिया की जो मीनिंग होती है गाइस, ये होती है मर्सी किलिंग, यानी कि इच्छा मृत्यु। इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु मतलब प्रैक्टिस ऑफ किलिंग विदाउट पेन, किसी भी एक पर्सन को जो सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज़, किसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित होता है और उसको इच्छा मृत्यु दे दी जाती है, तो ये होता है मर्सी किलिंग, यूथेनेसिया। ओके नेक्स्ट पर चलते हैं। अकम्प्लिश की मीन्स क्या होता है? अकम्प्लिश मीन्स तो इसका मतलब होता है एसोसिएट इन क्राइम, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एसोसिएट इन क्राइम, सह अपराधी जो होता है अकम्प्लिस, किसी के साथ मिलकर क्राइम करना, ठीक है। तो एसोसिएट इन क्राइम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बाकियों को भी देख लेते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब एक तंत्र होता है, ऑटोक्रेसी एक तंत्र होता है। ऑटोमेशन स्वचालन होता है, जो ऑटोमेशन है ये स्वचालन होता है, और ऑटोगामी स्वगामी होता है। ओके गाइस चलिए नेक्स्ट पर। वन हु एब्सटेंस कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड, वो जो अल्कोहल से बिल्कुल अपने खुद को दूर रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गाइस टी टोटलर, टी टोटलर। इससे आपको याद भी रह जाएगा, टी टोटलर मतलब
खाली चाय पीने वाला है ना, जो अल्कोहल से खुद को दूर रखता है ना। तो ये एक सिंपल सा शब्द है, ये ऐसे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि चाय पीने वाला, इसको टी टोटलर कहते हैं, जो अल्कोहल से खुद को दूर रखता है, ठीक है, उसको टी टोटलर कहते हैं। और जो क्लेप्टोमैनिक होता है वो चोरी करने की बीमारी से पीड़ित होता है। जो क्लेप्टोमैनिक होता है, चोरी करने की बीमारी होती है उसको, मतलब एक तरह की आदत, लत जो लग जाती है वो होती है, ठीक है। और एथिस्ट हम नास्तिक को कहते हैं, एथिस्ट नास्तिक को कहते हैं गाइस। और टोटलिटेरियन कहते हैं एक दलीय या एक पक्षीय को, टोटलिटेरियन, ठीक है, एक पक्षीय एक दलीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज, तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की जो आर्ट होती है वो जानी जाती है कैलीग्राफी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसे कैलीग्राफी के नाम से जानते हैं, इसे सुलेख कला कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज, क्लैमिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब होता है कोई आपदा या विपत्ति आ जाना। मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज क्लैमिटी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लैमिटी। दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रादर देन डस एडवांसमेंट, तो रादर देन की जगह जो है यहाँ पर हमें अपोजिट चूज करने हैं गाइस। दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रादर देन एडवांसमेंट, तो यहाँ पर एंटोनिम हम यहाँ पर चूज करेंगे इसका। तो मटेरियल का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा स्पिरिचुअल, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑनर एंड क्या हो जाएगा, सेम। ऑनर का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऑनर का अपोजिट हो जाएगा सेम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर। ऑनर एंड सेम अराइज फ्रॉम वंस ऑन एक्शन, ये इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन। एंड गेटिंग के साथ तो फिर स्पेंडिंग ही आता है गाइस, नंबर बी में है स्पेंडिंग, ठीक है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स, ठीक है। देर इज बोथ स्कार्सिटी एंड प्लेंटी, स्कार्सिटी भरा पूरा होता है, प्लेंटी खाली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर। डायरेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, 37 से 42 तक है यहाँ पर, अकॉर्डिंग दैट हमें ऑप्शन को चूज करना है। इफ़ ही आई शेल राइट टू हिम, तो देखिए यहाँ पर किस तरह के ये सेंटेंस हैं। तो ये सेंटेंस है ओपन कंडीशन, ये इफ़ क्लोज में प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, और जो मेन क्लोज होती है वो फ्यूचर टेंस में होती है गाइस। तो ये है हमारी मेन क्लोज, यहाँ पर आई शेल वाली ये मेन क्लोज है, और ये इफ़ क्लोज जो है ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है जो इफ़ क्लोज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ़ ही राइट्स क्या आ जाएगा, इफ़ ही राइट्स, यानी कि ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ही राइट्स आई शैल राइट टू हिम, अगर वो लिखता है तो मैं भी उसके लिए लिखूँगा, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द चाइल्ड वाज डैश ब्लाइंड, तो क्या आ जाएगा, बोर्न ब्लाइंड, बर्थ ब्लाइंड, या बी बोर्न ब्लाइंड, या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा गाइज इसका ऑप्शन नंबर बी, बोर्न ब्लाइंड, जन्मजात अंधा होता है जो, उसको कहते हैं बोर्न ब्लाइंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा बोर्न ब्लाइंड। नेक्स्ट पर चलते हैं। आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माई बॉस दिस वीक, तो यहाँ पर ऑन टू फोर का तो कोई मतलब नहीं है गाइस, टू ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस दिस वीक, ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्ट इज़ नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड, आर्ट कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो एसोसिएटेड है किसके साथ, विद लेजर। बाय, इन और फॉर यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा विद का प्रयोग, एसोसिएट के साथ विद का ही यूज़ होता है गाइस, एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दीज ऑब्जर्वेशंस डू नॉट कन्फर्म डैश एनी लॉ, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है डू नॉट कन्फर्म
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, कन्फर्म टू एनी लॉ, किसी लॉ को कन्फर्म नहीं करती। ऑन अबव अंडर तो यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन डो नॉट कन्फर्म एनी लॉ टू, तो ये ऑन, इन और फॉर यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द रिवर फ्लो, अब ऑन टू अबोव तो होगा नहीं, अंडर द ब्रिज ही होगा, जो रिवर है वो ब्रिज के नीचे से ही बहती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस, यहाँ पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये करेक्ट टेंस के साथ फिल्स करने हैं हमें। आई माई कार 3 वीक्स अगो, यानी 3 वीक्स पहले मैंने अपनी कार धोई, तो पास्ट का सेंटेंस हुआ, तो विल वॉश, वॉशिंग और शैल वॉश तो आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जोनाथन इंसिस्ट ऑन गो आउट, गोन आउट, गोइंग आउट या हैविंग गोन आउट, क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट जो हो जाएगा इसका गोइंग आउट हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का जीरेंडियल फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन, ठीक है, तो ऑन के बाद क्या है, जो ये प्रीपोजिशन है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, किसे, टू स्मोक, स्मोकिंग या हैविंग स्मोक्ड, ही वॉज प्रिटेंटेड, तो यहाँ पर भी फ्रॉम आया है, ये भी प्रीपोजिशन है एक तरह से, तो इसमें भी स्मोकिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बट यू बेटर डैश हिज परमिशन, तो यू बेटर टू सीक, सीकिंग, सीक और टू हैव सॉट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यू बेटर टू सीक हिज परमिशन, ठीक है, टू सीक का प्रयोग यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बेटर के पश्चात इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, ठीक है। जो बेटर है इसके पश्चात इन्फिनेटिव का यूज़ होता है ये, और जो इन्फिनेटिव है यहाँ पर यूज़ किया गया टू सीक हिज परमिशन, यू बेटर टू सीक हिज परमिशन। नेक्स्ट है सी वाज सीन डैश द हाउस, तो सी वाज सीन उसको देखा गया, एंटरिंग द हाउस यहाँ पर आना चाहिए 47 का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एंटरिंग, सी वाज सीन एंटरिंग द हाउस, घर में घुसते हुए उसे देखा गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। डैश टाइगर्स इज डेंजरस स्पोर्ट, तो जो टाइगर्स का खेल होता है उसको डेंजरस बताया गया है, तो टू बी हंट या ए हंट ऑफ या हंटिंग, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर हंटिंग हो जाएगा गाइस, हंटिंग, क्योंकि इसका जीरेंट फॉर्म है, ठीक है, हंट का जीरेंट फॉर्म है हंटिंग, और नाउन के रूप में उसको यहाँ पर यूज किया जाएगा, हंटिंग टाइगर्स, इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए, इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स वी हैड टू कॉल द, तो हमें कोई लीकिंग पाइप रिपेयर कराना होता है तो हम किसे बुलाते हैं, सिंपल सी बात है, प्लम्बर को बुलाएंगे। कोई लीकिंग पाइप हमें रिपेयर कराना होगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, बहुत ही ईजी है गाइस, ठीक है। कारपेंटर को किस लिए बुलाएंगे, तो कारपेंटर को बुलाएंगे किसी टेबल वगैरह को, चेयर वगैरह को ठीक कराने के लिए, इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्क के लिए बुलाएंगे, और आर्किटेक्ट को कोई डिज़ाइनिंग के, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग के लिए हम बुलाएंगे गाइस, ठीक है। ये तो सब आप जानते हैं, बहुत ईजी हैं सारे। नेक्स्ट पर चलते हैं। एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू, अगर मेरी आँख में कोई चोट लग गई है, ठीक है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ओकुलिस्ट के पास हमें जाना पड़ेगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं इसको, ओकुलिस्ट को नेत्र विशेषज्ञ। आगे, द सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स इज, सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स इज, क्या हो जाएगा इसका 51 का, तो इसका हो जाएगा स्टैम्पेड, पशुओं की आकस्मिक भगदड़ को यहाँ पर कहेंगे स्टैम्पेड। द सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स, डरावने पशुओं की
जो है अचानक से जो हर्ड होती है, जो भीड़ दौड़ती हुई भीड़ होती है डरे हुए पशुओं की, ठीक है, तो ये बोलेंगे स्टैम्पेड, इसको स्टैम्पेड बोलेंगे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका स्टैम्पेड, ऑप्शन नंबर ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, एक जो नैप होती है लंच के बाद तो उसको हम कहते हैं सिएस्टा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, इसको हम सिएस्टा कहते हैं। गर्म देशों में दोपहर की जो छोटी सी निद्रा होती है अल्प निद्रा इसको कहते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग इसे सिएस्टा भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट पर चलते हैं, दे हैवंट स्टैम्प्ड द लेटर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, दे हैव नॉट स्टैम्प्ड द लेटर। तो यहाँ पर देखिए द लेटर सबसे पहले आएगा, द लेटर हैज़ नॉट बीन स्टैम्प्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द लेटर हैज़ नॉट बीन स्टैम्प्ड, ठीक है। जो पैसिव वॉइस का इसमें स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह या अदर वर्ड आते हैं, ठीक है, तो विकल्प सी इसका राइट है। चलिए 54 पे चलते हैं, जैपनीज फिल्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स, जैपनीज फिल्म्स मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स, तो यहीं से आएगा दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय अ जैपनीज फिल्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस एच एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय अ जापानीज फिल्म, ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नोबडी हैज़ यूज दिस रूम फॉर एजेस, किसी ने भी इस रूम को मतलब कितने सालों से यूज नहीं किया, तो दिस रूम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एजेस या दिस रूम हैज़ बीन यूज्ड फॉर एजेस, क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर ए ही इसका राइट हो जाएगा, दिस रूम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एजेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर, तो दिस है रूम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एजेस। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस ग्रामर से आ रहे हैं, अभी तक हमने लिटरेचर से एक भी क्वेश्चन नहीं किया, इतने सारे क्वेश्चंस 55 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 55, और अभी तो और भी हैं ग्रामर से ही, ठीक है, तो ग्रामर को हमें ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 56, वी कांट रिपेयर दिस लॉक, तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है और इसमें कैन जो मॉडल वर्ब होती है उसका यूज़ हुआ है, और इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरह से गाइस होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दिस लोग से स्टार्ट होना चाहिए, तो दिस लोग इसमें है नहीं, तो योर लोग से हम स्टार्ट करेंगे इसको, योर लोग कैन बी रिपेयर, यानी कि ये दोनों तो रॉन्ग हो जाते हैं, एक मिनट, ये दोनों रॉन्ग हो जाते हैं, ये योर लोग से स्टार्ट है ही नहीं, इनको हम कट कर देंगे, ठीक है, और योर लोग कैन बी रिपेयर, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है और बच जाता है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाता है, योर लोग कैन नॉट बी रिपेयर्ड, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड इंडिकेट फॉर ईच सेंटेंस द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर हमें सेंटेंस को पढ़ना है और नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हमें बताना है कि किस टाइप का ये सेंटेंस है, ठीक है। और 57 से 60 तक इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये स्टार्ट होता है ऑल्दो से, ऑल्दो दे आर 250 माइल्स अपार्ट दे कीप इज कॉन्स्टेंट कंटेंट ऑन द इंटरनेट, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है हमारा दो क्लूज को जोड़ रहा है, ठीक है, दो कंपाउंड सेंटेंस हैं यहाँ पर, ठीक है, दो या दो से अधिक जो कोऑर्डिनेट क्लूज होते हैं उनको ये जोड़ता है और ये कंपाउंड सेंटेंस इसको कहते हैं, इस तरह के सेंटेंस को ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से रिलेट करता है, ये जो ऑल्दो है इसमें इसको कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहेंगे गाइस, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑल्दो, ये इस तरह के ही सेंटेंस के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है
रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डेज सन बाथिंग। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये एंड से, देखिए ये एंड से जोड़ा गया है यहाँ पर, ठीक है, एंड से जोड़ा गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डेज, सेम वैसा ही है, दो कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। टॉम एंड जेरी हैव ए बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ओवर वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन। अब ये देखिए, टॉम एंड जेरी हैव ए बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर। अब ये ओवर वेयर से यहाँ पर इसको जोड़ा गया सेंटेंस को, ओवर वेयर, ठीक है। दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं, इसमें एक प्रिंसिपल क्लूज होता है और या एक से अधिक सबऑर्डिनेट, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लूज होता है गाइस, ठीक है। इसमें नाउन क्लूज, एडजेक्टिव क्लूज और एडवर्ब क्लूज भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 60, जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स ए हेडेक। तो यहाँ पर देखिए आप, जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स ए हेडेक। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। कैसे है ये सिंपल सेंटेंस, इसमें एक सब्जेक्ट करता है और एक विधेय जो प्रेडिकेट होता है, एक वो है। जॉन के लिए ही हमने यहाँ पर ही को यूज़ किया है, जॉन ही है यहाँ पर, ठीक है। जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स ए हेडेक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये सिंपल सेंटेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द वर्ड दैट क्लोजली रिसेंबल डिसएग्रीमेंट इन मीनिंग इज। जो डिसएग्रीमेंट है गाइज, ये किससे जो है यहाँ पर मीनिंग में किससे क्लोजली रिसेंबल्स करता है, तो ये करता है गाइज डिसेंट से, ठीक है। डिसएग्रीमेंट जो होता है असहमति होता है, ठीक है। और जो इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा डिसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर, DISSENT, डिसेंट, इससे ये मैच करता है, ठीक है। और जो गाइज ये दूसरे वर्ड हैं, डिसेंट दिया हुआ है यहाँ पर बहुत सारे, तो ये जो डिसेंट है DECENT जो ए ऑप्शन है गाइज, ये ए ऑप्शन है, तो ये सभ्य होता है, इसका मतलब सभ्य होता है। और जो ये बी ऑप्शन है इसका मतलब आरोहण होता है, इसका डिसेंट आरोहण। और जो लास्ट में डी वाला डिसेंट है इसका मतलब होता है गाइज उतरना, ठीक है। ये अलग अलग मीनिंग होते हैं इनके सबके। चलिए नेक्स्ट वन, द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिसेंबल। तो जो डिस्टिंग्विश्ड है वो किससे रिसेंबल करता है, ठीक है। तो जो डिस्टिंग्विश्ड है इसका जो मीनिंग होता है, जो मतलब होता है गाइज, एमिनेंट कर देना होता है, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड एक विशिष्ट सिनोनिम, प्रसिद्ध और विशिष्ट को का सही सिनोनिम होता है, मतलब जो डिस्टिंग्विश होता है उसको विशिष्ट कहा जाता है या प्रसिद्ध कहा जाता है, ठीक है। और इसको हम कहेंगे एमिनेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, एमिनेंट। नेक्स्ट वन, शोविंग रेस्पेक्ट इन बेस्ट इंडिकेट बाय, ठीक है। शोविंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेट बाय, तो इसका क्या आंसर राइट होगा। शोविंग रेस्पेक्ट को कहते हैं सम्मानित या आदरणीय करना, आदर सूचक शब्द होता है ये, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे गाइज रिस्पेक्टेबल, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, रिस्पेक्टेबल, ठीक है, शोविंग रेस्पेक्ट के लिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 64, ए फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज। एक जो फॉल्स आइडिया होता है या कोई इमेज होती है वो उसको किस दूसरा नाम क्या है, उसका किस नाम से उसको जाना जाता है, तो ये होता है इल्यूजन। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा गाइस, इसको इल्यूजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो यहाँ पर राइट हो जाता है, इसका मतलब होता है भ्रम या भ्रांति का प्रयोग करना, ठीक है। जो इल्यूजन होता है, भ्रम फैलाना किसी तरह का, एक तरह का झूठ होता है ये फॉल्स आइडिया। चलिए नेक्स्ट वन, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। एड्रेस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, बहुत ही सिंपल है, सभी लोग जानते होंगे, ADDRESS। ऑप्शन नंबर ए ही इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा गाइस, एड्रेस का, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर 66, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर जो करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस है उसको चूज करना है गाइस हमें। माई फेवरेट टीचर, अब ये
टीचर के बाद जो हु आ रहा है गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे हु, तो जब जो सेंटेंस हु वगैरह से इसे जोड़ दिए जाते हैं उसके पहले इस तरह के कोमा का यूज़ नहीं होता, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर यहीं पे रॉन्ग हो जाता है, यहीं पे हम इसको रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। अब इस तरह का कोई और भी सेंटेंस होगा तो हम उसे भी रॉन्ग कर देंगे। इसमें भी देखिए कोमा लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी कोमा लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, बी सेंटेंस बच गया, बी में कोमा नहीं है, इट मीन्स बी ही हमारा सही है। और पूरा पढ़ भी लेते हैं। माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन टू बी माई अंकल, अंकल के बाद यहाँ पर कोमा आएगा, रिटायर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। तो इस तरह से ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। जो मेरे फेवरेट टीचर हैं हु जस्ट हैपन टू बी माई अंकल, जो इस भाग से मेरे अंकल भी हैं, रिटायर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर ही यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस करेक्ट पंक्चुएट है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 67, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। यहाँ पर भी हमें करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस को चूज करना है गाइज। आप देख लेते हैं सारे सेंटेंसेस को हम यहाँ अच्छे से। मैरी हैज ऑफर्ड ए कोच द टीम दिस ईयर, हाउएवर द कंपटीशन फॉर द जॉब इज इंटेंस। अब यहाँ पर देखिए आप, मैरी हैज ऑफर्ड ए कोच द टीम दिस ईयर, हाउएवर द कंपटीशन फॉर द जॉब इज इंटेंस। तो ये जो है गाइस, इसका जो है हाउएवर जो यहाँ पर हमने यूज़ किया है गाइस, देखिए जो हाउएवर हमने यहाँ पर यूज़ किया है ईयर हाउएवर, तो इस हाउएवर के पहले और बाद में यानी कि दोनों टाइम यहाँ पर कोमा आएगा। तो ये सेमी कोलन है यहाँ पर, इसलिए ये रोंग है। इसमें कोमा नहीं है हाउएवर के बाद, इसलिए ये रोंग है। और डी में कोमा है। मैरी हैज़ ऑफर टू कोच द टीम के बाद भी यहाँ पर कोमा दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। मैरी हैज़ ऑफर टू कोच द टीम दिस ईयर, कोमा हाउएवर कोमा द कॉम्पिटिशन फॉर द जॉब इज इंटेंस। तो ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 68, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। डिक्शनरी का मीनिंग एक वर्ड में क्या कहा जाता है? तो गाइज ये होता है डेनोटेशन। डिक्शनरी का मीनिंग होता है डेनोटेशन। डेनोटेशन का मतलब होता है संकेत या मुख्यार्थ, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा वर्ड है गाइज, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और एनोटेशन मीन्स होता है गाइज व्याख्या करना या कोई टिप्पणी करना किसी टॉपिक पर। और कैनोटेशन का मतलब होता है संकेत, संकेतार्थ या लक्ष्यार्थ, ठीक है। और डिसग्रेशन का मतलब होता है विषयांतर या फिर झुकाव। इन सभी का इस तरह से होता है गाइज, ओके। चलिए नेक्स्ट वन पर चलते हैं। एलिप्सिस रेफर टू, तो जो एलिप्सिस है ये क्या होती है? ओमिशन ऑफ वर्ड, एडिशन ऑफ वर्ड, मिक्सिंग ऑफ वर्ड या नन ऑफ द अबव, क्या होती है? तो इसका एलिप्सिस का मतलब होता है गाइस ओमिशन ऑफ वर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यूजिंग सॉफ्टर साउंड वर्ड टू अवॉइड ब्लंटनेस। ब्लंटनेस यानी कि हार्श साउंड को अवॉइड करने के लिए जब हम एक सॉफ्ट साउंड का यूज़ करते हैं बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं यूफेमिज्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यूफेमिज्म उसको कहते हैं गाइस, ठीक है। और यहाँ पर एसोनेंस है। एसोनेंस का मतलब होता है स्वरों की एकता। ये फिगर्स ऑफ स्पीच में भी पूछा जाता है एसोनेंस, तो ये स्वरों की एकता होती है। और रेसोनेंस होता है कोई प्रतिध्वनि जो होती है, ठीक है, कोई अनुनाद वगैरह। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन, द 7 लाइन स्टैंजा यूज बाई मेडाइवल पोएट इज नोन एज। ये इसका तो आप आंसर जानते होंगे गाइस। 7 लाइन स्टैंजा को मेडाइवल पोएट्स ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया। और ये मतलब दूसरा क्या नाम है इसका, दूसरे किस नाम से इसे जाना जाता है? तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है गाइस 7 लाइन स्टैंजा। और जेम फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने इसको पहली बार अपनी पोयम में यूज किया था, ठीक है। और गाइज इसको जाना जाता है राइम रॉयल के नाम से, राइम रॉयल के नाम से इसे जाना जाता है। और इसको चौसरियन स्टैंजा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, एलिजीज एंड सोनेट आर 2 टाइप्स ऑफ। जो एलिजीज और सोनेट होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं गाइज। और ऐसे बायोग्राफीज और फिक्सन में इनका यूज़ नहीं होता है। ये होती हैं गाइज पोयम के टाइप से इसका यूज़ होता है। जो सोनेट है वो भी पोयम होते हैं एक तरह के, और एलिजीज भी पोयम होती हैं। एलिजीज क्या होती हैं? अपने किसी नियर डियर के लिए
जब उनकी डेथ वगैरह हो जाती है किसी अपने प्रिय की, तो उसकी डेथ पर ये एक शोक संगीत होता है गाइस, इसे लिखा जाता है। तो ये एलिजीज होती हैं। चलिए नेक्स्ट वन, इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर टू। लिटरेचर में जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये किसे रेफर करता है? हु द मेन कैरेक्टर इज, या फिर व्हेन द वेयर द स्टोरी टेक प्लेस, इससे तो मतलब नहीं होता। हु इज टेलिंग द स्टोरी, जो ये भी नहीं है गाइस, क्योंकि जो स्टोरी बता रहा है वो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका मतलब नहीं है ना। तो द ऑब्स्टिकल द मेन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम, तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल द मेन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा गाइस। ठीक है, द पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है स्टोरी में कि एक जो नरेटर है उसकी पोजीशन को यहाँ पर रेफर किया जाता है। ठीक है, स्टोरी में जो है उसका रिलेशन क्या है ये दिखाया जाता है, नरेटर का स्टोरी से क्या रिलेशन है। वन, फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द। फिक्शन में जो ऑथर्स का ओवरऑल मेन आइडिया होता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज वो देता है फिक्शन में, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे प्लॉट कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, या फिर सेटिंग कहते हैं, या थीम कहते हैं? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा थीम। ठीक है, किसी भी लिटरेचर वर्क में जो यहाँ पर कोई मैसेज वगैरह हमें मिलता है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पॉइंट से, ठीक है, तो इसको हम उसकी थीम कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेन। रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं? जो रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड, जो सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है बिगनिंग से लेकर, ठीक है, तो उस वर्ड को हम, वर्ड की बार बार, एक ही वर्ड को बार बार मतलब रिपीट होता है वो, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये होता है गाइज एलिट्रेशन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स ए काइंड ऑफ ट्रुथ। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी अपीयर्स होती है और लेकिन रिवील क्या करता है, एक सच्चाई निकल के आती है उसमें। ठीक है, सच्चाई निकल के आती है ये एक, तो क्या ये आयरनी होती है, पैराडॉक्स होता है, या ओनोमेटोपोइया होता है, सिमली होता है? तो गाइज आयरनी, ओनोमेटोपोइया, सिमली तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें क्या होता है, विरोधाभास होता है एक तरह से। ठीक है, एक ही सेंटेंस के अंदर कटाक्ष करते हुए दो या दो से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है गाइस पैराडॉक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। ओके, पैराडॉक्स में विरोधाभास दिखाया जाता है। जैसे मैं एक लाइन बोलूँ कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। ठीक है, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, तो इस तरह के सेंटेंस में होता है पैराडॉक्स। नेक्स्ट वन, अ स्टोरी दैट एंड्स विद ए हैप्पी रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स के बीच में। ठीक है, एक स्टोरी के जिसका एंड होता है रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है गाइस, इसको कहते हैं हम जिसका हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, हैप्पी रिसोल्यूशन के साथ इसका एंडिंग होती है, तो सिंपल सी बात है ये कॉमेडी ही होगी जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये ट्रेजिडी, फार्स और सटायर नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये होती है कॉमेडी। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस टाइप का एग्जाम्पल है कि इफ़ आई टोल्ड यू वंस, यदि मैंने तुम्हें कभी एक बार बताया तो मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है। तो ये क्या है गाइस, ये एक तरह से हम इसे एग्जाम्पल कहेंगे हाइपरबोली का। अतिशयोक्ति ही हो गई ना, एक बार बताने से 1000 बार बता दिया। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति ही हो गई है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरबोली। चलिए, बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज़ को कहना, जैसे डैफोडिल्स में जो वर्ड्सवर्थ ने जो डैफोडिल पोएम लिखी है उसमें भी एक लाइन है 10,000 आई सा एट ए ग्लांस, इस तरह की। नेक्स्ट वन, ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स और 4 लाइन ऑफ ए पोएम दैट कैन बी कंसिडर एज ए यूनिट। एक यूनिट में 4 लाइन जो होती हैं एक पोएम के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है? तो गाइज इसको तो कहा जाता है, 4 लाइन स्टेंजा को क्या कहा जाता है?
क्वार्टेंट कहा जाता है ना। कपलेट 2 लाइन स्टैंजा होता है गाइस, ठीक है। और लिरिक में कोई वो नहीं होता है लाइन्स के कितनी लाइन्स होती हैं कितनी नहीं होती हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। ये छोटी भी हो सकती हैं बड़ी भी हो सकती हैं, ठीक है। और क्वार्टेंट जो होता है 4 लाइन स्टैंजा होता है। और हाइकू जो होता है गाइस ये 3 लाइन की एक पोयम होती है, सिर्फ 3 लाइन की। 17 सिलेबल होते हैं इसके अंदर और ये 3 लाइन की एक पोयम होती है हाइकू। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल। फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर, ये किसके एग्जाम्पल हैं गाइस दोनों? ये एपिथेट है गाइस एक तरह से, यूज टू डिस्क्राइब डिस्टिंक्टिव क्वालिटी। तो जो एक अलग हटके क्वालिटी होती है गाइस उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन 81। ए टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिकुलस एंड ऑफन स्टीरियोटाइप्स कैरेक्टर आर इन्वॉल्व इन सिली फार फेच्ड सिचुएशन। तो गाइस ये किस तरह का क्या होगा इसका राइट आंसर, जिसमें सिर्फ हंसाने के लिए एक कॉमेडी की जाती है। क्या होता है ये गाइस? एक टाइप की कॉमेडी होती है जो हंसाने के लिए यूज़ किया प्ले की जाती है हंसाने के लिए, और ये डिपेंड होती है इसके ह्यूमर पर या फिर सिचुएशंस पर कि सिचुएशन किस तरह की है। कैरेक्टर यहाँ पर मेन नहीं होते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, लाफिंग चैनल चल रहे हैं हंसाने वाले, तो ये उसी तरह की होती है, कुछ भी बोलकर हंसाना लोगों को, सिचुएशन क्रिएट करना कुछ इस तरह की, ठीक है। कपिल शर्मा के शो में भी इस तरह के कोई कोई एपिसोड आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे गाइस हम फार्स। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा ये, ठीक है, इसको कहेंगे फार्स। चलिए नेक्स्ट वन। द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक ए पिक्चर और ए कॉन्क्रीट सेंसेशन, ए पर्सन, ए थिंग्स, ए प्लेस और एन एक्सपीरियंस। एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना किसी पिक्चर को इवोक करने के लिए, मतलब एकदम आपके सामने कोई इमेज क्रिएट करना। कोई स्टोरी आपको सुनाई जा रही है, उसमें बिल्कुल आपको एक इमेज आपके सामने आ गई है किसी प्लेस की, किसी पर्सन की या किसी थिंग्स की। तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेजरी। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसको कहेंगे इमेजरी। ओके। ए स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मीन्ट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कोई वास्तव में कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उसके बारे में बहुत कम बताना, ठीक है। तो ये होता है गाइज, इसका मतलब होता है लाइटोट्स। लाइटोट्स मतलब बहुत कम बोलना, किसी वास्तविक किसी चीज़ की सराहना जितनी ज़्यादा की जा सकती है उसके बारे में कम से कम बताना, ठीक है। लाइटोट्स होता है, यानी कि जैसे एक हाइपरबोल होता है ना, हाइपरबोल, उसका ये जस्ट अपोजिट होता है लाइटोट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन। ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलुस्ट्रेट ए पॉइंट ऑफ सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफन शोइंग कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका मतलब होता है फिक्शन में या लिटरेचर में जैसे कोई मोनोलॉग होता है ना, किसी भी स्टोरी को शो करने से पहले एक मोनोलॉग होता है, बीच में थॉट्स को और फीलिंग्स को दिखाया जाता है, तो उसी तरह का होता है गाइज ये भी। तो यहाँ पर इसको इंटीरियर मोनोलॉग कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रीफ स्टोरी कहते हैं। ये मोनोलॉग किसी पोएम के रूप में भी हो सकते हैं या ऐसे भी बोल दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट वन ऑफ गर्ल्स वर्दीज प्ले। इनमें से कौन सा वर्क है जो गर्ल्स वर्दीज के प्ले में काउंट नहीं होता है गाइस? तो सिल्वर बॉक्स को उन्होंने लिखा है, स्ट्राइफ और जस्टिस भी उन्होंने लिखा है, तो द सिल्वर स्पून जो है यही उनका वर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है गाइज। सिल्वर स्पून उन्होंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट वन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। इन द डैश इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गर्ल्स वर्दीज प्ले। जो गर्ल्स वर्दीज के प्ले रहे हैं, जो गर्ल्स वर्दी के प्ले रहे हैं, उनकी मेन थीम यहाँ पर पूछी गई है, क्या रही है? क्या फैमिली हिस्ट्री रही है, फैमिली हिस्ट्री रही है, या फ्रेटर्निटी रही है, या सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम रही है, या रोमांस रहा है? तो गाइज आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सोशल प्रॉब्लम, उस टाइम के सोशल प्रॉब्लम पर ही इन्होंने सारे अपने प्लेस लिखे हैं, नोवेल्स भी लिखे हैं, और इनकी जो है इनके प्लेस को भी प्रॉब्लम प्लेस कहा जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम प्लेस से फेमस हैं इनके प्लेस। नेक्स्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 87, जॉन गाल्सवर्दी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। जॉन गाल्सवर्दी का जो स्टाइल है वो किसके लिए रिमार्केबल है? इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, या ऑल द अबव। तो गाइज ये सभी जो है रिमार्केबल है इनके स्टाइल के लिए, तो ऑल द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दीज ट्रायलॉजीज। इनमें से कौन सा वर्क है जो गाल्सवर्दी की जो ट्रायलॉजीज हैं उससे बिलोंग नहीं करता है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंग करता है, द फोरसाइट सागा बिलोंग करता है, ठीक है, ए मॉडर्न कॉमेडी या फिर द एंड ऑफ द चैप्टर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइज ये होगा द मॉडर्न कॉमेडी। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, द मॉडर्न कॉमेडी। ये बिलोंग नहीं करते गाल्सवर्दी की 3 ट्रायलॉजीज से, और उनका ये नोटेबल वर्क है जो फोरसाइट सागा है, ये उनका एक नोटेबल वर्क है गाइज। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था 1932 में, ठीक है। ये जो इनका वर्क है फोरसाइट सागा, ये मेन वर्क है, इसके लिए ही इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इनमें से कौन सा राइटर है जिसने लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज़, जिसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला है, जॉन गाल्सवर्दी को मिला है, और विलियम बटलर यीस्ट को भी मिला है। तो गाइस ये जो जेम्स जॉयस हैं, ये जो जेम्स जॉयस हैं इनको जो है नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। जेम्स जॉयस ने डेवलप की थी एक डिवाइस को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को गाइस, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है। तो इसको जेम्स जॉयस ने डेवलप किया था। जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर, इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ ली गई है, किस साल में पैदा हुए। इनका जन्म हुआ था 1867 को, तो इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न। यहाँ पर जॉन मिल्टन का पूछ लिया गया है, ठीक है। तो जॉन मिल्टन का जो है 9 दिसंबर 1608 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न। तो जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था गाइस, ठीक है। लंदन में ब्रेड स्ट्रीट, लंदन इनका जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मिथोट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। तो किसकी मेमोरी में ये लाइनें इन्होंने लिखी? तो गाइस इनकी पत्नी थी, सेकेंड वाइफ थी इनकी, कैथरीन वुडकॉक, ठीक है। उसी की मेमोरी में जब उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ये जो है मिथोट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट ये लिखी थी उन्होंने, ठीक है। चलिए, ये इनकी पत्नी थी, सेकेंड वाइफ थी गाइस, और जो पहली जो पत्नी थी इनकी वो मैरी पॉल थी, ठीक है गाइस। इनकी लगभग 3 शादियाँ हुई थी, ठीक है। 3 शादी हुई थी मिल्टन की, और उनमें से ये सेकेंड वाइफ थी उनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, व्हेन वाज पैराडाइज लोस्ट पब्लिश्ड। पैराडाइज लोस्ट को पब्लिश कब कराया गया था? तो ये पब्लिश हुआ था गाइस 1667 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 1667 में 12th बुक में आया था पैराडाइज लोस्ट। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड मिल्टन प्रोमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप, ठीक है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कौन सा वर्क था मिल्टन का जिसमें प्रमोट किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच को? तो गाइज ये वर्क था इनका एरोपेजिटिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, एरोपेजिटिका। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, पैराडाइज लोस्ट कंप्राइजेस बुक, यानी कि कितनी बुक में आया था पैराडाइज लोस्ट? सभी जानते हैं गाइज, तो ये 12 बुक में आया। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाता है। सबसे पहले जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था ये, ठीक है, तो ये 10 बुक में आया था, और सेकंड जब पब्लिश हुआ था 1667 में, तो ये 12 बुक में आया था। पैराडाइज लोस्ट इज रिटन इन, तो इसे किस में लिखा गया है? पैराडाइज लोस्ट को किस में लिखा गया गाइज? तो इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। जो पैराडाइज लोस्ट है इसे ब्लैंक वर्स में कंसिस्ट किया गया है, लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है,
और 5 स्ट्रेस आयम्बिक सिलेबल हैं इसके अंदर। द फेमस लाइन व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। तो ये लाइन कहाँ पर मिलती हैं और किसने कही हैं गाइस? तो गाइस ये लाइनें हैं पैराडाइज लोस्ट की ही ये लाइनें हैं और ये सैटर्न के द्वारा कही गई हैं कि क्या हुआ अगर हमारी फील्ड चले गए, सब कुछ तो नहीं गया, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट विथ। जो पैराडाइज की बुक फर्स्ट है उसको मिल्टन ने किसके साथ लिखना शुरू किया था? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वोकेशन के साथ लिखना शुरू किया था उन्होंने। जो है मिथ की देवी को इनवाइट किया था इसे लिखने के लिए, ठीक है, और तब इसको जो है उन्होंने लिखना शुरू किया था। तो इसको इन्वोकेशन कहते हैं। जब स्टार्टिंग की थी इन्होंने बुक फर्स्ट की, पैराडाइज लोस्ट की बुक फर्स्ट की जब स्टार्टिंग की थी तो इसको इन्वोकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज। तो मिल्टन को अपने किस स्टाइल के लिए मोस्ट फेमस माना जाता है? तो ये माना जाता है मिल्टन का ग्रांड स्टाइल। मिल्टन अपने ग्रांड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू राइन इन हेल देन सर्व इन डैश इज। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर गाइस? क्या इसके अंदर हेवन आएगा, अर्थ आएगा, मून आएगा या स्काई आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर बी, बेटर टू राइन इन हेल देन सर्व इन हेवन। इसका मतलब है कि हेल में एक राजा बन के शासन करना अच्छा होगा कि हम जो है एक मतलब हेवन में हम एक सर्वेंट बने रहें हमेशा के लिए। तो ये सैटर्न की ही लाइनें हैं और ये पैराडाइज लोस्ट से ही ली गई हैं। नेक्स्ट वन, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द। विलियम शेक्सपियर किससे बिलोंग करते हैं? यहाँ पर कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज से करते हैं, एलिजाबेथन एज से करते हैं, रोमांटिक एज से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा गाइज। एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं हमारे विलियम शेक्सपियर। उनको एलिजाबेथन प्ले राइटर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हु इज़ नॉन एज द मेलनकली मैन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में मेलनकली मैन के नाम से कौन जाना जाता है? एज यू लाइक इट में मेलनकली मैन जो है गाइस, इसमें जैकस जो है, जैकस एक कैरेक्टर है इसके अंदर, इसको मिलनकली मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? रोजालिंड भी है, ऑरलैंडो भी है और सीलिया भी है गाइस। तो जो पोर्सिया है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की करेक्टर है गाइस, हीरोइन है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की, तो यही इसके अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फोर्टिनब्रास इज ए करेक्टर इन शेक्सपियर। जो फोर्टिनब्रास है वो शेक्सपियर के किस प्ले में देखने के लिए मिलता है? तो ये जो फोर्टिनब्रास है गाइस ये हैमलेट में देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। शेक्सपियर ने जो हैमलेट अपनी ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है हैमलेट इनकी, और उसी में इसका एक कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरन सोनेट इज। शेक्सपियर के सोनेट की मेन थीम क्या रही, यहाँ पर पूछा गया है। मेन थीम क्या रही? क्या लव रही या हेटेड रही या इंटीग्यू रही या एनवी रही? तो गाइज इनके जो सोनेट थे वो लव सोनेट थे, लव ही इनकी मेन थीम रही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। शेक्सपियर ने जो अपने सोनेट लिखे ये विलियम हर्बर्ट और डार्क लेडी को डेडिकेटेड थे। नेक्स्ट वन, ए शेक्सपियर सोनेट एंड विद। शेक्सपियर के जो सोनेट हैं उनका एंड किसके साथ होता है? क्वार्टेट के साथ होता है, ऑक्टेव के साथ होता है, कपलेट के या ट्राइप्लेट के साथ होता है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है गाइस, आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये कपलेट के साथ एंड होता है, इनके जो सोनेट होते हैं वो कपलेट के साथ एंड होता है। द टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाई शेक्सपियर इज। शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट लिखे? तो इन्होंने सोनेट कितने लिखे गाइस? 154 सोनेट इन्होंने टोटल लिखे। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर अगर इन शेक्सपियर इज। शेक्सपियर के किस प्ले में, किस वर्क में ये लाइन आती है लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो? तो गाइस ये लाइन है ऑप्शन नंबर सी मैकबेथ की, ठीक है। मैकबेथ में ये लाइनें देखने को मिलती हैं। इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है मैकबेथ भी, ठीक है। ओथेलो, किंग लियर और ये मैकबेथ
और हेमलेट, ये 4 ट्रेजेडीज हैं इनकी, ठीक है, उसमें से ये एक है और इसी में लाइन देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वन, इन Galsworthy's justice, the law is what is it? A majestic edifice, sheltering all of us, each stone of which rest on another has been set. जो गाल्सवर्दी हैं उनके जस्टिक प्ले में ये लाइनें किसके द्वारा कही गई हैं? द लॉ इज व्हाट इट इज, ए मजेस्टिक एडिफाइस, sheltering all of us, each stone of which rests on another. ये कहा गया है जज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ये कहा गया है जज के द्वारा। नेक्स्ट वन, बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड? किस एज में मिल्टन पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे? क्या एज रही थी गाइज इनकी? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 44 की एज थी इनकी जब ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है, 1652 में। सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डीड इज कॉल्ड, तो एक दुख भरा जो गीत होता है स्पेशली अपने नियर डियर के लिए जो गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, वो थोड़ा अलग टाइप से था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा एलेजी, ये होती हैं एलेजी। नेक्स्ट वन, ऑक्टेव इन ए सोनेट कंसिस्ट ऑफ, जो ऑक्टेव होता है सोनेट के अंदर, इसको कितनी लाइन में कंसिस्ट किया जाता है? तो क्या ये 8 लाइन का होता है या 6 लाइन का या 4 लाइन या 10 लाइन? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो गाइज ऑक्टेव जो होता है ये 8 लाइन का स्टैंजा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑक्टेव में जो राइम स्कीम होती है ए बी बी ए होती हैं गाइज, ठीक है। ऑक्टेव की जो लाइन होती है राइमिंग स्कीम ए बी बी ए इस तरह से होती है और फॉलो किया जाता है ये सेस्टेट के द्वारा, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है CDE, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं CDC, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लाइन स्टैंजा होता है ये। नेक्स्ट वन, Which of the following phrases best characterizes the late 19th century aesthetic movement? लेट 19th century का जो एस्थेटिक मूवमेंट था, इनमें से कौन सी फ्रेज है जो उसको करेक्टराइज करती है गाइज? तो ये आप जान सकते हैं जो एस्थेटिक मूवमेंट को दर्शाती है 19th सेंचुरी में, तो ये है आर्ट फॉर आर्ट सेक। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, आर्ट फॉर आर्ट सेक। नेक्स्ट वन, स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड इपोड फॉर्म ए 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। ये जो स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड इपोड आते हैं ये किसके हैं? 3 पार्ट स्ट्रक्चर किसका होता है गाइज? ये तो ये क्या ये क्लासिक ओड होता है या ग्रीक कोरस होता है या मेडाइवल बैलेट होता है या पेट्रार्कन सोनेट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्लासिक ओड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड इपोड वगैरह। ओके, नेक्स्ट वन, हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में किसने कहा मिल्टन बिलोंग टू द डेविल पार्टी? ठीक है, मिल्टन डेविल पार्टी से बिलोंग करते थे विदाउट नोइंग इट। किसने कहा ये? तो ये हैं हमारे विलियम ब्लेक। कौन है ये? विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने इनको क्रिटिसाइज़ किया और क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि मिल्टन डेविल पार्टी से बिलोंग करते हैं विदाउट नोइंग इट। नेक्स्ट वन, 117, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 117 से 121 तक इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर हमें बतानी है फिगर्स ऑफ स्पीच। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, क्या इसके अंदर दिखाया जा रहा है? तो गाइस ये है एंटीथीसिस, विरोध या प्रतिपक्षता इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। इसमें विचारों का विरोधाभास को दिखाया जाता है, ठीक है। इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीथीसिस। लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज़ अ रियल थिंग्स। अब ये बताइए, इसमें भी हम देख रहे हैं लव एक आइडियल थिंग्स है और मैरिज एक क्या है? इसमें भी हमें ऑक्सीमोरन विरोधाभास देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी हमें प्रतिपक्षता देखने के लिए मिल रही है। परस्पर दो विरोधी गुण हम देख रहे हैं, आइडियल थिंग्स और रियल थिंग्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीमोरन। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, लेट्स गो टू बेड नाउ। लेट्स गो टू बेड नाउ, तो ये इसका क्या हो जाएगा गाइज? इसका हो जाएगा मेटोनिमी, मेटोनिमी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेट्स गो टू बेड, इसमें क्या है कि नाम ही परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे सोने के लिए जाना है तो हमें सीधे बेड के लिए कर दिया कि गो टू बेड, ठीक है।
तो ये मेटोनिमी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ह्यूमर इज द शॉक एब्सॉर्ब, एक मिनट, ह्यूमर इज द शॉक एब्सॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लो। तो इसका हो जाएगा गाइस, ह्यूमर इज द शॉक एब्सॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प अस टेक द ब्लो। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, मेटाफर है ये। ह्यूमर को यहाँ पर शॉक एब्सॉर्बर ऑफ लाइफ बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ये देखिए ब्रिंग, है ना, ये ब्रिंग लिखा हुआ, एक साउंड निकला है गाइस, साउंड निकला है, एन अलार्म क्लॉक क्लैंक्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। एक अंधेरा और साइलेंट रूम है, ठीक है, उसके अंदर जो घड़ी की आवाज़ है, अलार्म बजा जोर से, ब्रिंग, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके ब्रिंग से ही, साउंड से हमें पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ओनोमेटोपोइया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग कोट अगर इन, ये कोटेशन किसके अंदर आई है, लव लुक नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। तो क्या ये मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइनें हैं, क्या ये लव्स लेबर लोस्ट की हैं, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की हैं, या मैरी वाइव्स विंडसर की हैं। तो राइट गाइज, ये जो लाइनें हैं, लव लुक नॉट विद द आइज बट विद द माइंड, इसे याद रख लेना है, ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की लाइनें हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग कोट अकर इन, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं गाइज, मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइनें हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये पोर्सिया का स्टेटमेंट है, पोर्सिया कहती हैं इन लाइन्स को, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। जब वो लोयर बनी हुई होती है, ठीक है, और उस टाइम ये लाइनें वो बोलती है मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर। नेक्स्ट वन, फ्राइल्टी दाई नेम इज़ वोमैन, कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है, इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, ये हेमलेट प्ले से लिया गया है, और हेमलेट ने ही इनको बोला है, ठीक है, अपनी मदर से। ये स्टेटमेंट हेमलेट का है, अपनी मदर से वो कहते हैं। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग कोर्स अकर इन, ये कोटेशन कहाँ पर आती है, एज कैन नॉट विद हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनाइट वैरायटी, एज उसके आड़े नहीं आ सकती, एज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। तो ये लाइनें आती हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के अंदर, क्लियोपेट्रा के लिए यूज़ की गई ये लाइनें हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा गाइस, ओके। तो ये था हमारा 2011 का क्वेश्चन पेपर जो हमने सोल्व कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय।